नमस्कार दोस्तों, राजेंद्र सर ने आपके लिए ये वीडियो आसान भाषा में बनाया है। इनके चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करें। मेरे घर में 5 जोड़ी आंखें हैं। ये पंक्ति जब मैंने पहली बार पढ़ी थी तो मैं सच में एक पल के लिए रुक गया था। ये सिर्फ 5 लोगों की गिनती नहीं है। ऐसा लगता है जैसे 5 अलग-अलग दुनियाएं, 5 खामोश कहानियां एक ही फ्रेम में रख दी गई हों। और कमाल की बात तो ये है कि ये दुनिया एक ही छत के नीचे है, लेकिन एक दूसरे से मीलों दूर। हाँ। और यही दूरी इस कविता की आत्मा है। और यही इसे इतना बेचैन करने वाला बनाती है ना। सही कहा। आज हम हिंदी के एक बहुत ही कह सकते हैं बेबाक और जरूरी कवि सुदामा पांडे धूमिल और उनकी इसी मार्मिक कविता घर में वापसी की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो स्रोत है वो एक बेहतरीन पाठ्य सामग्री है। इसमें धूमिल की जिंदगी, उनके लिखने का जो अंदाज है, जिसे अक्सर खुरदरा भी कहा जाता है, और इस खास कविता का बहुत गहरा विश्लेषण मिलता है। तो हमारा मकसद आज सिर्फ कविता का अर्थ समझना नहीं है, बल्कि उस कवि के मन में भी उतरना है। ये जानना है कि कैसे उन्होंने गरीबी और रिश्तों की उस खामोशी को शब्दों में इतनी ताकत से ढाला कि वो आज भी हमारे सीने में चुभती है। और ये भी समझना कि उनकी कविता की गर्माहट, जैसा कि स्रोत में लिखा है, वो बिजली के हीटर से नहीं आती, नहीं, वो जेठ की दोपहर से आती है। वाह, क्या बात है। चलिए इसी तपिश को महसूस करने की कोशिश करते हैं। धूमिल यानी सुदामा पांडे, जन्म वाराणसी के पास एक गांव खेवली में 1936 में, और निधन सिर्फ 39 साल की उम्र में 1975 में ब्रेन ट्यूमर से। बहुत ही छोटी सी जिंदगी। हाँ, जिंदगी तो छोटी थी, लेकिन अनुभवों से बहुत घनी और संघर्षों से भरी हुई। और यही संघर्ष उनकी कविताओं में मतलब शीशे की तरह साफ झलकता है। अच्छा। स्रोत बताता है कि हाई स्कूल के बाद ही घर चलाने की जिम्मेदारी आ गई थी। उन्होंने कोई साहित्यिक पढ़ाई नहीं की, बल्कि 1958 में ITI वाराणसी से इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा किया। ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगती है। एक कवि जो तारों और मशीनों की ट्रेनिंग ले रहा है। हाँ। शायद इसीलिए उनकी भाषा में कोई बनावटीपन नहीं है। एक तरह की कह सकते हैं फंक्शनल सच्चाई है, जैसे किसी मशीन में होती है। बिल्कुल। वो फिर ITI में इंस्ट्रक्टर बन गए, तो उनका वास्ता हर रोज उन नौजवानों से पड़ता था जो एक हुनर सीखकर अपनी जिंदगी बनाना चाहते थे। मतलब वो किसी हाथी दांत की मीनार में बैठकर लिखने वाले कवि नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका अनुभव असली था, जमीनी था, आम आदमी की रोजमर्रा की जो जद्दोजहद होती है ना, उससे सीधा जुड़ा हुआ। और इसी वजह से उनकी कविता में मतलब AC कमरे में बैठकर लिखी गई बौद्धिक बेचैनी नहीं है, नहीं, बल्कि सड़क पर पसीना बहाने वाले की असली थकान और गुस्सा महसूस होता है। उनके काव्य संग्रह के नाम भी देखिए, संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। नाम ही अपने आप में एक स्टेटमेंट है। बिल्कुल। और ये विडंबना ही है कि उनके काम की अहमियत का जो सबसे बड़ा सम्मान है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, वो उन्हें जीते जी नहीं मिला। ये पुरस्कार उन्हें मरणोपरांत दिया गया था। और शायद यही वजह है कि उनके काम में एक बेचैनी, एक खुरदरापन हमेशा मौजूद रहा। स्रोत में उनकी शैली को लेकर एक बहुत दिलचस्प बात कही गई है। लेखक कहते हैं कि धूमिल के भीतर एक खास प्रकार का गंवाईपन है, एक भदेसपन, जो उनके व्यंग्य को धारदार और कविता को असरदार बनाता है। ये गवाईपन या भदेसपन सुनने में तो थोड़ा नेगेटिव लगता है ना, पर यहाँ इसका मतलब एकदम उल्टा है। यहाँ गवईपन का मतलब है ऑथेंटिसिटी, मतलब असलियत। अच्छा। उनकी भाषा शहरी चालाकी या वो जो साहित्यिक पॉलिश होती है ना, उससे मुक्त है। वो सीधी, सच्ची और जमीन से जुड़ी हुई है, जैसे गांव का कोई इंसान बिना किसी लाग लपेट के सीधी और खरी बात कह दे। और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। हाँ, इसी सीधी भाषा से वो 1960 के बाद के मोह मंग को आवाज देते हैं। बिल्कुल। जब आजादी के सुनहरे सपने टूटने लगे थे, तब धूमिल जैसे कवि उस डिसइल्यूजनमेंट को लिख रहे थे। हाँ, और स्रोत बताता है कि उनके अंदर आम आदमी के लिए गहरी करुणा थी। लेकिन जब वो देखते थे कि पूरा सिस्टम, पूरी राजनीति ही उस आम आदमी के खिलाफ खड़ी है, तो उनकी वही करुणा एक तीखे गुस्से या व्यंग्य में बदल जाती थी। तो उनका गुस्सा नफरत से नहीं आता था? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो गहरी हमदर्दी से पैदा होता था। इसी बात को स्रोत में एक बहुत खूबसूरत उपमा से समझाया गया है। हाँ, वो गर्माहट वाली। हाँ। धूमिल की काव्य भाषा और काव्य शिल्प में एक जबरदस्त गर्माहट है।
ऐसी गर्माहट जो बिजली के ताप से नहीं, जेठ की दोपहर से आती है। ये लाइन मुझे बहुत देर तक सोचने पर मजबूर करती रही। ये एक शानदार ऑब्जर्वेशन है। आप सोचिए, बिजली का ताप, वो बनावटी है, मशीनी है, आप उसे स्विच से कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जेठ की दोपहरी के गर्माहट, वो तो प्राकृतिक है, असली है। वो झेलनी पड़ती है। वो आपको झेलनी पड़ती है, वो आपकी त्वचा को जलाती है। धूमिल की कविता की ऊर्जा वैसी ही है, कच्ची, तीव्र और असहनीय रूप से असली। और यही असली जलाने वाली गर्माहट हमें उनकी कविता घर में वापसी में महसूस होती है। ये एक ऐसे घर की कहानी है जहां गरीबी ने सिर्फ जेबें ही नहीं बल्कि रिश्तों को भी खोखला कर दिया है। बिल्कुल। घर एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आप सुरक्षित महसूस करें, जहां आप खुल पर बात कर सकें। लेकिन इस कविता में घर एक खामोश जेल जैसा है। परिवार के सदस्य एक दूसरे के बहुत करीब हैं, पर इतने दूर कि आपस में बात करने की हिम्मत भी नहीं बची। गरीबी ने उनसे सिर्फ पैसा नहीं छीना, बात करने की ताकत भी छीन ली है। हाँ बिल्कुल। कविता की पहली ही लाइन इस दूरी को स्थापित कर देती है। कवि ये नहीं कहता कि मेरे घर में 5 लोग हैं, वो कहता है मेरे घर में 5 जोड़ी आंखें हैं। और ये लोग और आंखों का जो फर्क है ना, वो बहुत गहरा है। बहुत गहरा। लोग एक सामाजिक इकाई है, एक परिवार, लेकिन आंखें तो एक बेहद निजी अनुभव का प्रतीक है। वो हर सदस्य की अपनी अपनी खामोश दुनिया, उनके अंदर दबे बोझ, उनकी अधूरी इच्छाओं का प्रतीक है। तो कवि हमें परिवार के सदस्यों से नहीं, उनकी कह सकते हैं बोलती भी खामोश निगाहों से मिलवा रहा है। सही कहा। चलिए इन निगाहों में झांकने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले माँ की आंखें। माँ की आंखें पड़ाव से पहले ही तीर्थ यात्रा की बस के 2 पंचर पहिए हैं। ये बिंब इतना शक्तिशाली और दुखद है, पढ़कर एक ठंडी सी लहर दौड़ जाती है। बिल्कुल। सोचिए, एक तीर्थ यात्रा की बस उम्मीद, आस्था और एक पवित्र मंजिल का प्रतीक है। लेकिन वो बस अपनी मंजिल तक पहुंची ही नहीं, रास्ते में ही रुक गई, उसके पहिए बेकार हो गए। माँ की जिंदगी और उनकी आंखें वैसी ही हैं। मतलब उनमें थकावट है, निराशा है और उन सपनों का बोझ है जो कभी पूरे नहीं हुए। ऐसा लगता है जैसे जीवन का सफर मंजिल से बहुत पहले ही थम गया है। इसके बाद पिता की आंखें आती हैं और माहौल और ठंडा हो जाता है। पिता की आंखें लोहासाएं की ठंडी शलाखें हैं। हाँ। माँ की आंखों में तो फिर भी एक थकी हुई यात्रा का जिक्र था, लेकिन यहाँ तो जैसे सारी उष्मा ही सोख ली गई हो। आपने सही पकड़ा। लोहासाए यानी लोहार की भट्ठी, जहाँ आग होती है, ऊर्जा होती है, लोहा पिघलाया जाता है। लेकिन अब वो भट्ठी बुझ चुकी है। पिता की आंखों में अब जिंदगी की वो आग, वो भावनाएं, वो ऊष्मा खत्म हो चुकी है। अब सिर्फ ठंडी, कठोर, बेजान सलाखें बची हैं। ये तो एक तरह की इमोशनल डेथ है। हाँ बिल्कुल, भावनाओं के मर जाने का प्रतीक है। लेकिन इस निराशा के बीच एक छोटी सी लौ टिमटिमाती है। बेटी की आंखें। हाँ। बेटी की आंखें मंदिर में दीवट पर जलते घी के 2 दिए हैं। ये इस कविता का पहला पॉजिटिव इमेज है। हाँ, और ये बहुत जरूरी है। इस पूरे अंधेरे और ठंडे माहौल में ये एक छोटी सी लौ की तरह है। दिए का जलना पवित्रता, आस्था और मासूमियत का प्रतीक है ना? तो बेटी की आंखों में अभी भी वो मासूमियत और उम्मीद बची हुई है जो शायद बाकी सब खो चुके हैं। वो इस निराशा भरे घर में एक छोटी सी जिंदा आशा है। बिल्कुल। और फिर अचानक से कविता का पूरा अंदाज बदल जाता है। हाँ। पत्नी की आंखों पर आकर बिंब का नियम ही टूट जाता है। हाँ। कवि कहता है, पत्नी की आंखें आंखें नहीं, हाथ हैं जो मुझे थामे हुए हैं। यह इस कविता का पिवट पॉइंट है, सबसे मार्मिक और सबसे गहरा हिस्सा। आप देखिए, बाकी सबकी आंखें किसी चीज जैसी है। हाँ, पंचर पहिया जैसी, ठंडी सलाखों जैसी, जलते दियों जैसी। लेकिन पत्नी की आंखें सिर्फ आंखें हैं ही नहीं, वो हाथ बन गई हैं। देखना एक पैसिव एक्शन हो सकता है, लेकिन थामना एक बहुत एक्टिव सपोर्ट है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि पत्नी का साथ सिर्फ देखना या महसूस करना नहीं है, बल्कि एक ठोस, एक वास्तविक सहारा है। वो हाथ है जो कवि को इस मुश्किल हालात में गिरने से बचाए हुए हैं। यह रिश्ता सिर्फ भावनात्मक नहीं है, वे क्रियाशील,
एक फंक्शनल सपोर्ट है। हाँ, एकदम सही। ये इस कविता में अपनेपन का सबसे ठोस और मजबूत रूप है। लेकिन ये भी कितना भारी एहसास है। हाँ, मानो सिर्फ एक ही रिश्ता है जो इस पूरे ढहते हुए ढांचे को थामे हुए है। उस एक व्यक्ति पर कितना बोझ होगा। कविता में आगे एक पंक्ति है जो मुझे झकझोर देती है। वैसे हम स्वजन हैं, करीब हैं, क्योंकि हम पेशेवर गरीब हैं। पेशेवर गरीब, ओह, ये शब्द इतना शक्तिशाली है। ऐसा लगता है जैसे गरीबी अब कोई स्थिति नहीं रही, बल्कि एक फुल टाइम जॉब बन गई है। हाँ, जिसका बोझ वे हर पल ढो रहे हैं। ये खुद पर किया गया सबसे तीखा व्यंग्य है। प्रोफेशनल, यानी प्रोफेशनल। जैसे कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है, वैसे है वो प्रोफेशनल पुअर हैं। उनका पूरा समय, पूरी ऊर्जा सिर्फ गरीबी से लड़ने में, उसे मैनेज करने में चली जाती है। यही उनका पेशा है, यही उनकी पहचान बन गई है। और शायद इसी पेशे ने उन्हें एक दूसरे से बात करने की मोहलत ही नहीं दी। हाँ, इसी पेशेवर गरीबी ने उन्हें एक छत के नीचे तो रखा है, लेकिन उनके बीच एक अदृश्य दीवार भी खड़ी कर दी है। वे एक दूसरे के स्वजन हैं, खून के रिश्ते हैं, लेकिन इतने थक चुके हैं, इतने बोझिल हैं कि संवाद की जगह ही नहीं बची। बिल्कुल नहीं बची। और कविता का अंत इसी गहरी बेबसी के साथ होता है, जो शायद इस कविता का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। कभी लिखता है, हम अपने खून में इतना भी लोहा नहीं पाते कि हम उससे एक ताली बनवाते और भाषा के भुन्ना सी ताले को खोलते। यही इस कविता की त्रासदी का सार है। खून में लोहा का मतलब है हिम्मत, इच्छा शक्ति, या वो ऊर्जा और संसाधन जिनकी जरूरत होती है। कवि कह रहा है कि गरीबी से लड़ते लड़ते उनके अंदर इतनी भी ताकत, इतनी भी जिंदा दिली नहीं बची कि वे शब्दों की एक चाबी यानी ताली बना सके, और उस चाबी से भाषा के भुन्ना सी यानी एक बहुत ही जटिल, एक रस्टेड ताले को खोल सकें। ये कैसी बेबसी है कि आप अपने ही लोगों से ये नहीं कह पा रहे कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं या आप उनकी तकलीफ समझते हैं। ये भी नहीं कह पाते कि ये मेरे पिता हैं, ये मेरी माँ है, या ये मेरी बेटी है। रिश्ते मौजूद हैं, लेकिन उन्हें जाहिर करने की, उन्हें जीने की भाषा गुम हो गई है। और अंत में घर पर अपना हक जताना भी एक जोखिम लगता है। तो जब हम इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं, धूमिल का वो गवईपन, उनकी भाषा की वो जेठ की दोपहर वाली तपिश, और फिर कविता में आंखों के वो दिल दहला देने वाले बिंब, तो तस्वीर ये बनती है कि गरीबी सिर्फ जेब ही खाली नहीं करती। बिल्कुल, वो रिश्तों के बीच की आवाज भी छीन लेती है। यही इस कविता का सबसे बड़ा दर्द है, संवादहीनता। वो पेशेवर गरीब है जो साथ रहते हुए भी एक दूसरे से बात करने की हिम्मत और भाषा दोनों खो चुके हैं। कविता की सबसे बड़ी त्रासदी भौतिक गरीबी नहीं है, बल्कि कम्युनिकेशन का ये ब्रेकडाउन है। कविता में पंचर पहिए हैं, ठंडी सलाखें हैं, लेकिन एक जलता हुआ दिया भी है और थामने वाले हाथ भी हैं। हाँ। ये दिखाता है कि गहरी से गहरी निराशा में भी शायद कोई उम्मीद बची रहती है, कोई सहारा मौजूद रहता है। सही कहा। और कविता का अंत इसी तनाव पर होता है। रिश्तों को बयां करने की भाषा खो चुकी है, लेकिन रिश्तों का एहसास, जैसे पत्नी का सहारा, अभी भी मौजूद है। यही इस कविता को सिर्फ निराशा का दस्तावेज बनने से रोकता है। ये कविता एक बहुत गहरा सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है। कवि कहता है कि वे अपने खून में इतना भी लोहा नहीं पाते कि एक चाबी बनवा सकें। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या गरीबी सिर्फ हमारे भौतिक संसाधनों को ही नहीं छीनती? क्या वो रिश्तों को जाहिर करने के लिए जरूरी हमारी भावनात्मक शक्ति, हमारी हिम्मत और हमारी भाषा को भी हमसे छीन लेती है? नमस्कार दोस्तों, तो आपने इनके चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक नहीं किया तो अब कर दीजिए। धन्यवाद।